हाय गाइस, ये है Samsung Galaxy Z Fold 5 और बहुत एक स्पेसिफिक बात बोलना चाहूंगा। मेरे हिसाब से ऑन पेपर इस फोन को देखा जाए ना तो ऐसा लगेगा कि इतना बड़ा चेंज नहीं है, बट जब इसको एक्सपीरियंस करा जाए वहां पर एक मेजर चेंज फील होता है। खैर, इस ब्लैक पेपर के अंदर हमें Z Fold 5 मिल जाता है और एक और पाउच है जहां पर हमें डेटा केबल मिलती है और डॉक्यूमेंटेशन। खैर, अगर अपने ओपिनियन की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे माइनर चेंजेस है जो कि मिलकर काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देते हैं इस फोन को। उन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे कि भाई फोल्ड 4 के मुकाबले ये एग्जैक्टली में है कैसा। एक एक करके मैं सारी चीजें बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोगों का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। वैसे फोल्डिंग फोन का एक कॉन्टेक्स्ट मैं आपको दे देता हूं। अगर आप एक अच्छा फोल्डिंग फोन ढूंढ रहे हो तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिस्प्ले और हिंज। और क्योंकि सैमसंग जो है पिछले 5 साल से इन चीजों पर वर्क कर रहा है तो इनके पास ये अनफेयर एडवांटेज है कि ये चीजें इनकी बेटर है। एटलीस्ट ये मेरा तो ओपिनियन है। देखो, मार्केट में ना ऐसे बहुत सारे फोल्डिंग फोन सब आ चुके हैं, बट इस फोन में मैंने पता क्या फील किया है। देखो, वैसे ये भी बता दूं कि मैं ना इस चैनल पे हर एक सेंटेंस बहुत सोच समझ के बोलता हूं कि आगे चल के मैं कभी कॉन्ट्राडिक्ट ना करूं। बट इस वाले ओपिनियन की बात करूं जो कि इस फोन से रिलेटेड है तो वो ये है कि इस फोन में ना मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्पस है और काम डिवाइड हो जाता है। समझाता हूँ क्या मतलब, कि जब फ्रंट वाली डिस्प्ले में कवर वाली यूज करता हूँ तो इसमें मेरे ज्यादातर काम हो जाते हैं जो कि बेसिक टास्क होते हैं। कहीं मुझे ट्विटर देखना है, कोई सोशल मीडिया देखना है, इनफैक्ट रील्स, शॉर्ट्स, ये सब कुछ मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, इनफैक्ट ईमेल्स भी। बट जैसे ही मुझे कोई प्रोडक्टिव काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, मेरा खुद से मन करता है कि मैं बाहर वाली पतली डिस्प्ले में वर्क ना करूँ, मैं अनफोल्ड करूँ और बड़ी डिस्प्ले का यूज लेके एक अच्छी तरीके से प्रोडक्टिविटी निकालूं। और अगर ये चीज बाकी फोल्डिंग फोन्स में देखा जाए तो यार उसमें ना एक पर्पस या फिर वो डिवीजन नहीं है वर्क की, क्योंकि कवर डिस्प्ले जो है बहुत नॉर्मल फोन की तरह फील होती है और वहीं से सारे काम हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि दूसरे फोल्डिंग फोन्स की बता रहा हूँ कि मैं अनफोल्ड क्यों ही करूँ फोन को। ये कुछ माइंड में बात आई तो मुझे लगा कि रखनी चाहिए मुझे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि Z Fold 4 के मुकाबले Z Fold 5 के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग छोटे छोटे बहुत माइनर बहुत सारे चेंजेस है, लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। बट मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लगी, वाटर ड्रॉप हिंज यूज करिए इस बार। इससे पता है क्या हुआ है, फोन के बीच में जैसे ही फोन को फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर गैप एकदम कम हो गया है। आई थिंक ये एक अच्छी इंप्रूवमेंट है। इससे डस्ट पार्टिकल कम जाएंगे फोल्डिंग वाले डिस्प्ले के अंदर। इनफैक्ट हल्की सी बिल्कुल थिकनेस भी कम हुई है। हिंज से रिलेटेड एक और बात बताता हूँ जो कि मेरे को लगता है गुड न्यूज भी है। सैमसंग के फोन है ना, इनकी खास बात ये होती है कि लिटरली डिस्प्ले कहीं पे भी रुक जाती है और किसी भी एंगल पे आप इसको स्टॉप कर सकते हो। और हिंज इंप्रूव करने के बाद भी ये वाली फंक्शनैलिटी अभी भी दी है इन लोगों ने। इस चीज को मैंने पर्सनली सबसे पहले आते ही टेस्ट करा था। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी। खैर, फोन को स्ट्रॉन्ग तो बोला जाएगा। फ्रंट और बैक दोनों में जो है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 यूज करा है। इनफैक्ट ये फोन IPX8 रेटिंग भी लेकर आता है। इसका मतलब कि 30 मिनट के लिए 1.5 मीटर तक पानी में जा सकता है। अब ये देखो भाई, इस फोन को मैंने अपनी जस्ट फिंगर पे रखा हुआ है, इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा वेट डिस्ट्रीब्यूशन का। और इस वजह से ना सच में काफी कंफर्टेबल रहता है। लाइक जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और पता है क्या, अच्छे हैप्टिक्स है इस फोन में, बट स्पीकर्स मेरे को भाई बहुत नेचुरल लगे। मतलब इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो रखी है, इनफ लाउडनेस है। बट अगर आप मेरे से पूछो कि मेरे को नेक्स्ट बिग थिंग इस फोन में क्या लगी तो मुझे वो पर्सनली डिस्प्ले लगी है। पता है इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, ब्राइटनेस जो है ना फोल्डिंग फोन में बहुत अंडररेटेड सी चीज है। बट सैमसंग ने पता है क्या किया, कवर डिस्प्ले और जो बड़ी वाली डिस्प्ले दोनों में 1750 निट्स की ब्राइटनेस दे दी। और ये जो कंसिस्टेंट फीलिंग है ना ब्राइटनेस की, ये जस्ट एक्सपीरियंस करके समझ में आती है कि कितनी बड़ी चीज है। अब खुद ही सोचो, अगर फोन को मैं अनफोल्ड कर रहा हूँ, बीच में क्रीज होती है, जितनी ज्यादा ब्राइटनेस होती है ना फोन की डिस्प्ले के अंदर, वो क्रीज उतनी ही कम दिखती है। तो ये मेरे को बहुत थॉटफुल चीज लगी। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। मैंने जो है इस फोन की टेस्टिंग के लिए ना ARPLANET देखा। बहुत अच्छी HDR प्रोसेसिंग है इस फोन की। चाहे फिर मैं कवर डिस्प्ले की बात करूँ, वहां पे भी देख सकते हो कंटेंट, और अनफोल्ड करके तो देख ही सकते हो, वहां पर भी प्रोसेसिंग इक्वली गुड है। खैर, स्क्रीन साइज की बात करूँ तो Z Fold 4 की तरह 6.2 इंच कवर डिस्प्ले है और 7.6 इंच इनर डिस्प्ले है। इनफैक्ट अगर आप रिफ्रेश रेट की तरफ भी थोड़ी सी नजर डालो ना तो जो कवर डिस्प्ले है वो 48 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में रिफ्रेश रेट शिफ्ट कर सकती है, लेकिन जो इनर डिस्प्ले है वो 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में शिफ्ट कर सकती है। इन शॉर्ट LTPO पैनल दोनों है। अब इस फोन के सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। देखो, जब
जब लास्ट ईयर Z Fold 4 आया था ना, मैंने एक लाइन यूज करी थी। मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग ने अपना ये फोल्ड डिवाइसेस को कंप्यूटर सा बना दिया है, और सीरियसली आज भी मैं इस लाइन पे कहीं ना तो कहीं बिलीव रखता हूँ। वैसे इस फोन में One UI 5.1.1 मिलती है जो कि Android 13 पे बेस्ड है, और फिलहाल इस फोन में जुलाई का सिक्योरिटी पैच है। और जो कंप्यूटर वाली बात मैंने बोली ना, मुझे ऐसा फील होता है कि हर साल सैमसंग जो है अपने सॉफ्टवेयर को और रिफाइन करता जा रहा है प्रोडक्टिविटी के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए। ये देखो यार, अगर मैं नॉर्मली यहाँ पर कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ तो बीच में बार बन जाता है, उस पर टैप करूंगा क्या तो मैं स्प्लिट स्क्रीन कर लूंगा, या फिर इसको फ्लोटिंग विंडो में बना सकता हूँ, और ये बहुत अच्छी फंक्शनलिटी है यार। और ये जो नीचे की तरफ डॉक है ना, ये एक्सट्रीमली यूजफुल है यार। इस पे आप चाहो तो 6 एप्स को पिन रख सकते हो, और एप्स के बीच में स्विच करना बहुत ईजी यार, जस्ट टैप करना है। तो मतलब ये सच में कंप्यूटर की फीलिंग देता है। और मेरी तरफ से बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट तो इस फोन को ये रहेगा कि इसकी मल्टीटास्किंग बहुत सिमिलर है एक टैब से। जैसे कि मैंने कोई ऐप खोली हुई है, मैं उसके साइड में एक स्प्लिट स्क्रीन में एक और ऐप खोल सकता हूँ, और मैं इसको अगर मिनिमाइज कर रहा हूँ तो टास्क बार में छोटा सा आइकन बन जाता है। अब उसको मैं दोबारा टैप करूंगा तो वही 2 विंडो दोबारा से खुल जाएंगी। ये चीजें बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। एक और चीज मेरे नोटिस में, देखो लेफ्ट साइड में गैलरी ओपन करते हैं और राइट साइड में व्हाट्सएप है। गैलरी में एक पिक्चर खुली हुई है, अब मैं उस पर टैप करता हूँ, अब देखना सब्जेक्ट को ये रिकॉग्नाइज कर लेगा और सिर्फ उसकी PNG अपना व्हाट्सएप पे आप ड्रैग कर सकते हो और सेंड कर सकते हो। एक और फीचर है फ्लेक्स मोड, और वो हम किसी भी ऐप पे फोर्स कर सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि अपर वाली डिस्प्ले में ऐप चलेगी और नीचे वाली में ना ये टच पैड बन जाएगा। अब टच पैड आपके ऊपर वाली ऐप में जैसे एरो की तरह यूज कर सकते हो, जैसे कि लैपटॉप में ट्रैक पैड होता है ना, बिल्कुल वैसे ही कर्सर की तरह वर्क करता है। और ये देखो, अगर मैं 4 फिंगर टैप करता हूँ तो ऐप लिस्ट आ जाती है पूरी, और 3 फिंगर टैप करूंगा तो बैक हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल सी बात बोलूंगा, मेरे हिसाब से सैमसंग के ये जो फोल्डिंग फोन्स है ना, इनके इस सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की वजह से ही पॉपुलर है, क्योंकि ये सच में काफी ऑप्टिमाइज है यार। जैसे कि स्पॉटिफाई आप देखोगे ना तो पूरी स्क्रीन का यूज लेता है। एक और चीज कहूं, इस फोन के साथ ही नए कवर आए हैं जिसके अंदर S Pen ऑलरेडी बिल्ट इन है। ऑनेस्टली भाई बहुत अच्छा काम किया है। इतना पतला सा S Pen, अगर फोन के ऊपर एक केस लगता भी है तो फोन को तो ऑब्वियसली प्रोटेक्ट कर ही रहा है, बट हमें S Pen हर टाइम मिलेगा इसकी वजह से। और ये जो S Pen है ना, सिर्फ साइन करने या फिर नोट्स लेने के लिए काम नहीं आता, इसमें और भी फंक्शनलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एल्बम खोली हुई है और अगर मैं S Pen को होवर करूंगा एक फोटो के ऊपर तो वो थोड़ी बड़ी होकर दिखेगी। और अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हो और किसी लिंक के ऊपर होवर करते हो तो वो ड्रॉप डाउन मेन्यू आके वहां पर भी इंटरेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी फंक्शनलिटी किया। मैं तो सीधा एक ही बात कहूंगा, बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है। इनफैक्ट 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट भी और 4 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट, एक कंप्लीट चीज साउंड हो रही है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के अंदर। एक और बात, ये जो केस है, और मैं एक और आपको केस दिखाता हूँ इस फोन का जो मेरे पास आया है, ये दोनों जो है रिसाइकिल्ड पॉलीकार्बोनेट के साथ बने हैं, तो ये चीज अच्छी है। फिर बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं तो वही है यार, 4400 mAh की बैटरी और 25 वॉट की चार्जिंग है, बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह। बट ऐसा मैं होप करके चल रहा हूँ जो प्रोसेसर इसके अंदर है वो ज्यादा एफिशिएंट रहेगा, तो बैटरी बैकअप में शायद से रियल लाइफ में चेंजेस देखने को मिले। फुल वीडियो आएगी मेरी रिव्यू की। बाकी यहाँ 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी है और 4.5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है। अब फाइनली परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। देखो इस फोन में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिलता है। 12 GB रैम तो स्टैंडर्ड है, बट स्टोरेज अलग अलग है, 256 GB, 512 GB या फिर 1 TB। और बेंचमार्क्स की बात की जाए तो Antutu पे 12,60,000 के अराउंड स्कोर्स आ रहे हैं, और Geekbench पे 5,200 के अराउंड मल्टी कोर स्कोर आते हैं। और जब मैंने इस पे स्ट्रेस टेस्ट रन करा तो वहां पर 50.2% की स्टेबिलिटी देखने को मिली। देखो ये तो बेंचमार्क्स की बातें थी, बट अगर मैं रियल लाइफ टेस्टिंग की बात करूं तो भाई मैं गेमिंग के पर्सपेक्टिव से समझा सकता हूं। मैंने गेम खरीदा हुआ है रेकफेस्ट, इससे मुझे अंदाजा लग जाता है कि फोन जो है हैवी टास्क में कैसा परफॉर्म करता है। मैं इस गेम में 15 ओपोनेंट्स के साथ 30 लैप की रेस करता हूं, और इन जनरल फोन्स जो है ना फ्रेम ड्रॉप्स दिखा देते हैं, लेकिन इस फोन ने 65 से 70 FPS के बीच में मुझे दिए, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। इनफैक्ट एज सच कोई बहुत ज्यादा हीट भी नहीं किया इसने। फोन जो है आराम से पकड़ा जा रहा था, जनरली फोन बहुत ज्यादा हीट कर जाते हैं। तो इस गेम को एक्सपीरियंस करने के बाद ऐसी फीलिंग तो आई कि भाई थ्रॉटल नहीं कर रहा है। फिर टेस्टिंग यहाँ पर रुकी नहीं, इसके बाद मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी खेला, लगातार 3 बार डेथ मैच किए पूरे। वेरी हाई मैक्स सेटिंग्स पे मैं गेम खेल रहा था और थ्रू आउट 60 FPS देखने को मिले, और COD के टाइम पे भी एज सच मुझे हीटिंग नहीं देखने को मिली। देखो एक चीज तो मैंने नोटिस करी है कि थर्मल्स मतलब की हीटिंग तो बहुत कंट्रोल्ड है। आई थिंक इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन भी है। Z Fold 4 के मुकाबले 38% ज्यादा बड़ा वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम है, तो वो इंपैक्ट ला रहा है इसके अंदर। खैर ज्यादा टेक्निकल बातें करके बोर नहीं करने वाला, अब आपको बताता हूं मैं कैमरे के बारे में। देखो जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, और एक और लेंस है जो कि अल्ट्रा वाइड है, वो 12 मेगापिक्सल का है, और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। अब इस फोन से जो मैंने फोटोज खींची है वो दिखाता हूँ। देखो इंडोर फोटोज पहले देख लो, यहाँ पर वाइट बैलेंस ठीक मेंटेन कर रहा है,
कलर्स मेरे को जो है बिल्कुल ठीक लगे। नो डाउट कलर्स में एक स्लाइट पॉप तो रहता है। बाकी एक बात कहनी पड़ेगी कि ये फोन जो है इंडियन स्किन टोन को समझता है और एक्यूरेट तरीके से उनको प्रोड्यूस करता है कलर्स को, और जो फेस पे डिटेल भी होती है ना वो भी बहुत नेचुरल आती है। बाकी आउटडोर शॉट्स दिखाऊं तो देखो आउटडोर में ये फुल ड्रामेटिक परफॉर्म कर पाता है। जो बाकी फ्लैगशिप फोन है सैमसंग के वो ऐसे परफॉर्म करते हैं यार, बिल्कुल ब्लू स्काई और ऐसी डिटेल होती है काफी अच्छी। और मेरे ओपिनियन में जो ह्यूमन शॉट्स होते हैं यार वो बहुत अच्छी तरीके से प्रोसेस होके आते हैं, काफी वेल बैलेंस फील होता है। और अगर मैं टेलीफोटो लेंस की बात करूं तो इससे मैंने बहुत सारे पोर्ट्रेट्स खींचे हैं। देखो कटआउट बहुत अच्छा निकल कर आता है और बैकग्राउंड में ब्लर भी होता है, इनफैक्ट स्किन टोन भी सही तरीके से प्रोड्यूस करता है। खैर अल्ट्रा वाइड की भी सेम स्टोरी मुझे लगी, काफी अच्छा है, बट जैसे ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आती है वहां पर थोड़ा डार्कर हो जाता है। अब एक मजेदार बात बताता हूँ, इस फोन में फ्रंट कैमरे के 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो 4 मेगापिक्सल का अंडर डिस्प्ले कैमरा है इस फोन के अंदर, जो कि लाइक कुछ ऐसा परफॉर्म करता है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूंगा बेस्ट क्वालिटी लेकर आता है, बट यार काफी हाईटेक लगता है कि भाई डिस्प्ले के नीचे इन्होंने कैमरा लगा रखा है, जो कि नो डाउट अच्छा प्रोसेस कर रहा है फोटोज को। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप मेन कैमरे से सेल्फी ले सको। फोल्डिंग फोन का ये अनफेयर एडवांटेज है। और ऑब्वियसली मेन कैमरा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा ही, जैसे कि मैंने आपको पहले भी फोटोज दिखाई। कवर डिस्प्ले में भी एक फ्रंट कैमरा है 10 मेगापिक्सल का, वो भी एक्चुअली में सही फोटोज खींचता है। फिर कुछ लो लाइट फोटोज भी दिखाता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इस फोन को टेस्ट करते हुए, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेन कैमरे से तो ठीक फोटोज आ रही है लो लाइट में। यार मेन कैमरा तो 4K 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और उसका सैंपल भी आप देख सकते हो यार, मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। HDR परफॉर्मेंस काफी फैंटास्टिक लगी मुझे। कैमरे के बारे में बड़ी सिंपल सी बात बोलूंगा, ओवरऑल फोटोज काफी सही खींच रहा है। देखो कंक्लूजन की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बीच में बताया वीडियो के कि मेरे को थोड़े टाइम हुआ इस फोन को यूज करते हुए, और स्टार्टिंग में मैंने जो एक स्टेटमेंट बोली थी ना कि बहुत छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स मिलके एक्चुअली में इसको एक मेजर अपग्रेड फील करा रही है, उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक जो प्रोसेसर है जो वो हीट नहीं कर रहा, ज्यादा एफिशिएंट फील हो रहा है, वो एक मेजर इंपैक्ट लेकर आता है। और सेकंड चीज जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो ऑनेस्टली बहुत ज्यादा रिफाइंड फील होता है और वो मैटर कर रहा है मुझे। खैर मुझे और टाइम चाहिए होगा इस फोन को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसको 1 by 1 टेस्ट करना है, तब मैं आपको एक सॉलिड ओपिनियन दे पाऊंगा। बट अभी के लिए मुझे फोन एक्चुअली में काफी ज्यादा पसंद आया। और इस फोन का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 1,55,000 रुपीज है, उससे ऊपर फिर बाकी वेरिएंट्स है। और हाँ एक टिप है मेरी तरफ से, अगर आप फोन खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो ऑफलाइन मार्केट भी देखना, वहां पर भी बहुत सारे डिस्काउंट होते हैं। खैर डिस्काउंट तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वो भी चेकआउट कर सकते हो। फिर आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।